Hello everyone, this is me Sonu Srivastav back again with another interesting video and I welcome you to my channel Public Servant Rules. आज की टॉपिक है CCS क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965. आज की इस टॉपिक में हम अप टू सस्पेंशन रूल्स तक कवर करेंगे और जो पेनल्टीज़ और आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे. और मूविंग फर्दर विद द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियोस को इस तरीके से प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें. आपका प्यार, आपके जो सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं उससे मैं बहुत ही खुश हूँ. इट रियली मोटिवेट्स मी, इट एड्स फ्यूल टू मी, जिससे कि मैं और मोटिवेटेड रहता हूँ कि इस तरीके के वीडियोस और लाता रहूँ. तो बिना फर्दर डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक CCS CCA रूल्स 1965. सो इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम CCS CCA रूल्स 1965 के 4 पार्ट्स को कवर करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्ट 1 जनरल जिसमें रूल 1 से 3 तक कवर होगा. पार्ट 2 क्लासिफिकेशन जिसमें रूल 4 से लेकर 7 तक कवर होगा. फिर पार्ट 3 इज़ अपॉइंटिंग अथॉरिटी विच विल कवर रूल 8 एंड 9. एंड द लास्ट वन इज़ पार्ट 4, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ सस्पेंशन, जो कि रूल 10 है जिसमें हम सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड विथ पार्ट नंबर 1. So the very first rule of part 1 general is rule number 1, short title and commencement. So it is a short title of the rule and when did the rule commence. ये rule का एक short title है और ये rule कब से शुरू हुआ उसके बारे में हम जानेंगे. तो जो rule number 1 है, short title and commencement, इसके 2 सब clause हैं. सब clause 1 क्या कहता है कि ये जो rule है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, it is called the Central Civil Services क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965. इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि ये जो रूल है ये इफेक्टिव कब से हुआ, कब से फोर्स में है. तो इट इज़ फोर्स फ्रॉम 1 दिसंबर 1965. सो दिस वाज रूल नंबर 1. नाउ रूल 2 इज़ इंटरप्रिटेशन. यानी इस रूल्स में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो उनके इंटरप्रिटेशन क्या होंगे, उसके मतलब क्या होंगे, वो हम यहाँ जानेंगे. तो पहला वर्ड है अपॉइंटिंग अथॉरिटी. तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी को कहा जाएगा. तो वो अथॉरिटी जिनको एम्पावर किया होगा उन्हें अपॉइंट करने के लिए, मींस जो भी अपॉइंट, जिस पोस्ट पर अभी वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या जिस पोस्ट पर वो थे, उसमें उस पोस्ट में उनको अपॉइंट करने की पावर जिनको थी वही अथॉरिटी कहलाएंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी. तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो. 4 तरीके के सब क्लॉज हैं, उसमें से विच एवर वुड बी दी हायर अथॉरिटी, उसे उस गवर्नमेंट सर्वेंट का अपॉइंटिंग अथॉरिटी माना जाएगा. तो हम आगे जब इंटरप्रिटेशन में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आप देख सकते हो कैडेट अथॉरिटी, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट. ये फिर आप नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कमीशन. तो आगे CCS CCA रूल्स 1965 में जब भी हम कमीशन वर्ड का यूज़ करेंगे तो दैट वुड मीन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC. फिर द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफेंस सर्विसेज. डिफेंस सर्विसेज क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जितने भी सर्विसेज हैं उसे हम डिफेंस सर्विसेज कहेंगे, इररिस्पेक्टिव कि इसमें वो बंटवारा नहीं होगा कि आर्मी के सर्विसेज हैं या ये एयरफोर्स की सर्विसेज हैं या ये नेवी के सर्विसेज हैं. डिफेंस सर्विसेज का मतलब है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जितने भी सर्विसेज होंगे दैट विल बी टर्म्ड कलेक्टिवली एज अ डिफेंस सर्विसेज. फिर है डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो कवर होंगे. फिर जो इसके बाद जो वर्ड है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड विच इज़ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसे बोलेंगे, तो जो रूल CCS CCA 1965 के रूल 11 में जो पेनल्टीज़ हैं, तो वो पेनल्टीज़, जो भी अथॉरिटी वो पेनल्टीज़ किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पर इम्पोज कर सकती है, उन पर पेनल्टीज़ लगा सकती है, उन अथॉरिटीज़ को हम कहते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. नेक्स्ट अहेड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज़ गवर्नमेंट सर्वेंट. तो गवर्नमेंट सर्वेंट कहते किन्हें हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके के गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में बताया गया है. पहला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्हें टेम्पररी
एक स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस किया गया हो या कोई लोकल अथॉरिटी में, जैसे उनके ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टेम्पररी रखा गया हो तो उसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाता है। दूसरा, कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे टेम्पररी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यस्थ किया गया है थोड़े समय के लिए टेम्पररी, तो उसे भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट मानेंगे। तीसरा, कि कोई अगर लोकल अथॉरिटी या किसी दूसरे अथॉरिटी का एम्प्लॉय वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यस्थ है टेम्पररी, तो उसे भी हम गवर्नमेंट सर्वेंट मानेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टेट का नगर निगम का कोई अगर एम्प्लॉय है, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में टेम्परली कुछ समय के लिए डिप्यूट किया गया है, तो उसे भी गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब जब हम रूल पढ़ेंगे तो उसमें जो अथॉरिटी को एज एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या कभी हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, या एपेलेट अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, या रिव्यूइंग अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, और उसमें जब भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वर्ड का यूज़ होगा, उसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट है उनके हेड। अब इसका डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, तो जो FRSR जो रूल है उसमें जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जो मतलब है वही मतलब यहाँ पर भी निकाला जाएगा। ठीक है। देन वी हैव हेड ऑफ द ऑफिस। तो GFR में जो हेड ऑफ द ऑफिस का जो मतलब होगा वही यहाँ पर भी वही मतलब निकाला जाएगा। देन वी हैव शेड्यूल। तो इस रूल में बहुत सारे एडेड अटैचमेंट्स हैं एज अ शेड्यूल के तौर पर। तो जब आप ये मैनुअल पढ़ोगे, CCS CCA रूल्स 1965 का जब आपके पास मैनुअल होगा तो उसमें देखिएगा कि आप बहुत सारे शेड्यूल्स एट द एंड ऑफ द रूल एडेड है। ठीक है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी से आपका मतलब आप समझ ही सकते हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में जो भी सेक्रेटरीज होते हैं वो सब इसमें कवर होंगे। अब सेक्रेटरीज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कोई स्पेशल सेक्रेटरी हो गया, एडिशनल सेक्रेटरी हो गए, जॉइंट सेक्रेटरी हो गए। तो ये आप पढ़ सकते हो, ऐसे 5 प्रकार के जो सेक्रेटरीज है वो सारे कवर होते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। देन एम में देखिए लिखा हुआ है सर्विस। सर्विस का मतलब क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी सिविल सर्विसेज है वो कवर होंगे। Now after interpretation, let's move to rule number 3, applications. ये बताएगा कि ये जो CCS CCA रूल्स 1965 है ये किन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल है। तो इन शॉर्ट ये सारे सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होते हैं, इंक्लूडिंग जो डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो आप डिफेंस सर्विसेज में हो सके जो कैंटीन में काम कर रहे हो, जो कुक हो, जो क्लर्क हो, वो सारे उन सारे एम्प्लॉयज़ पर ये रूल एप्लीकेबल होता है। अब किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए A से E तक क्लॉज है, ये किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो जैसे जिसमें पहला लिखा है कि किसी भी तरीके के रेलवे सर्वेंट पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उनका खुद का इंडियन रेलवेज इस्टेब्लिशमेंट कोड है। ठीक है। दूसरा, जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉय हैं लाइक IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, उस पर ये रूल लागू नहीं होता है। तीसरा, किसी भी तरीके का जो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो उस पर भी ये लागू नहीं होता। फिर D देख सकते हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि 1 महीने से कम के नोटिस पीरियड में वो सर्विस छोड़ रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं अपने सर्विसेज से, उन पर भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है। और E में क्या है, प्रेसिडेंट ने इस रूल को शुरू होने से पहले या इस रूल के शुरू होने के बाद किसी भी तरीके के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर इंक्लूड किया हो या एक्सक्लूड किया हो तो उस पर भी ये रूल लागू नहीं होता है। ठीक है। यानी कोई भी बाय एक्ट और बाय रूल अगर प्रेसिडेंट ने किसी पर्सन को एक्सक्लूड कर रखा हो इस रूल से कि ये रूल उन पर लागू नहीं होगा, बाय एनी मीन किसी भी तरीके का ऑर्डर निकाला हो या स्पेशल ऑर्डर हो, तो उन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ पर भी ये लागू नहीं होता है। अब आप सब क्लॉज 2 में देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डर से किसी भी तरीके के किसी भी ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट को इन रूल से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। सब क्लॉज 3 देखिए क्या कहता है कि अभी हमने ये जाना कि ये जो रूल है ये रेलवे एम्प्लॉयज़ पर लागू नहीं होता है। ठीक है। या A से E तक के जो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ थे उन पर लागू नहीं होता है। पर अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्पररी इन सब जगह पर अगर डिप्यूट होते हैं, यानी फ्रॉम A टू E में अगर वो टेम्पररी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्यूट होते हैं, सपोज़ एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेलवे में डिप्यूट हो जाता है कुछ समय के लिए टेम्पररी, तो
तो जब तक वो रेलवे में वो डिप्यूटेड रहेंगे तब तक उन पर ये रूल लागू होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो रेलवे में डिप्यूटेशन में चले गए या कुछ समय के लिए उनका ट्रांसफ़र रेलवे में हो गया तो उस समय वो CCS CCA 1965 रूल्स के परव्यू से बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। जब तक वो वहाँ पर रहेंगे, ये जो एक्सेप्शन है, जैसे फॉर मैं एग्जांपल एक IAS ऑफिसर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई ऑल इंडिया सर्विसेज में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो जब तक वो वहाँ पर रहेंगे टेम्परली, तब तक वो CCS CCA रूल्स 1965 के संरक्षण में रहेंगे, ये रूल उन पर भी लागू होगा। द लास्ट सब क्लॉज विच इज़ सब क्लॉज 4, ये क्या कहता है कि अगर किसी भी तरीके का डाउट अगर किसी के मन में आता है कि वेदर दिस रूल उन पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, या उस पर्टिकुलर कोई एक ऐसा सर्विस है जिसके बारे में यहाँ पर क्लियरिफिकेशन नहीं दी गई है कि उस पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं, तो ऐसे जितने भी डाउट्स होंगे तो ये मैटर किन्हें चला जाएगा, ये प्रेसिडेंट के पास ये मैटर चला जाएगा और प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि ये रूल उन पर लागू होता है कि नहीं। तो किसी भी तरीके का डाउट होगा कि ये रूल इन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ पे लागू होता है या कोई पर्टिकुलर सर्विस पर लागू होता है कि नहीं, तो ये मैटर्स विल बी रिफर्ड टू द प्रेसिडेंट। नाउ लेट्स सी पार्ट 2 क्लासिफिकेशन। अब पार्ट 2 का जो रूल 4 है वो जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होते हैं उनको क्लासीफाई करता है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करता है। तो हमें पहले पता था कि प्रायर 7 CPC लागू होने से पहले जो गवर्नमेंट सर्विसेज होते थे वो 4 ग्रुप्स में बांटे गए थे, ग्रुप A, B, C एंड D। बट जैसे ही 7 CPC लागू होती है तो एक अमेंडमेंट किया जाता है 9 अगस्त 2018 को, और उसके तहत ग्रुप D को हटा दिया जाता है। So now we are left with 3 groups: Central Group Services, Group A, B and C। फिर रूल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। ये भी कुछ हद तक रूल 4 के तरह ही है। इसमें यही बताया गया है कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं उन फिर 4 तरीके के ग्रुप्स बनाए गए थे, ग्रुप A, B, C एंड D। अब D को हटा दिया गया है, तो अभी हमारे पास 3 ही ग्रुप हैं। तो 3 तरीके के सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, ग्रुप A, B एंड C, D। अब रूल 6 क्लासिफाई करता है कि जितने भी पोस्ट है, अभी हमने सर्विसेज देखा, अब हो सकता है ग्रुप A के अंदर बहुत सारे पोस्ट आते हों, ठीक है। तो इस तरीके जितने भी पोस्ट हैं उन्हें भी 4 कैटेगरीज में पहले बांटा गया था प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 CPC। तो पहले पोस्ट 4 ग्रुप्स में बांटे गए थे, ग्रुप A, B, C एंड D। पर जैसे ही 7 CPC आया तो एक अमेंडमेंट हुआ 9 अगस्त 2018 में, जिसके तहत ग्रुप D को हटा दिया गया। तो अब सिर्फ 3 तरीके के ही पोस्ट हमें आज के समय हमारे पास हैं, विच इज़ ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C, ठीक है। अब एक एडिशनल रूल है 6A। 6A क्या कहता है कि पहले जब 7 CPC नहीं हुआ करता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज को या पोस्ट को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के तहत माना जाता था। पर जैसे ही 7 CPC आ गया तो अब उसे क्लास 1 को ग्रुप A बोला जाएगा, क्लास 2 को ग्रुप B बोला जाएगा और क्लास 3 को ग्रुप C बोला जाएगा, ठीक है। अब रूल 7 जो कि जनरल सेंट्रल सर्विस है, ये एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसे पोस्ट हो सकते हैं या सर्विसेज हो सकते हैं जो कि ग्रुप A, B, C में कैटेगराइज नहीं हो सकते या नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हो सकते हैं जिसका डेफिनेशन अभी भी ग्रुप A ये नहीं पता होगा कि वो ग्रुप A में आएगा वो या B में आएगा या C में आएगा, तो उनके लिए एक अलग से ही ग्रुप बनाया गया है विच इज़ जनरल सेंट्रल सर्विसेज। उन्हें हम जनरल सेंट्रल सर्विसेज कहेंगे, ठीक है। Now let's move ahead to part 3, appointing authority। अब पार्ट 3 का जो रूल 8 है वो बात करता है अपॉइंटमेंट टू ग्रुप A सर्विसेज एंड पोस्ट, यानी जो भी ग्रुप A सर्विस और पोस्ट में अपॉइंटमेंट होगी तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसे माना जाएगा। तो किसी भी तरीके का अपॉइंटमेंट अगर ग्रुप A सर्विसेज या ग्रुप A पोस्ट में होता है तो दैट अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट किसी भी स्पेशल ऑर्डर से या जनरल ऑर्डर से किसी भी कंडीशन के तहत वो क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे अथॉरिटी को पावर डेलीगेट कर सकते हैं टू मेक सच अपॉइंटमेंट। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब
सारे ग्रुप ए के अपॉइंटमेंट लेटर से अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ही बन जाए। तो कहीं पर अगर कोई ऐसे कंडीशन होगा जहाँ पर वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी अवेलेबल ना हो, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो अपने जो अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो डेलीगेट कर सकते हैं किसी और को, और वो जो है ग्रुप ए की अपॉइंटमेंट करेंगे। Now रूल 9 इज़ अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट। तो ग्रुप ए का तो चलिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं, बाकी के जो ग्रुप बी एंड सी है उनके अथॉरिटी कौन होंगे। तो शेड्यूल जो हमने बात की थी पहले, इस CCA रूल्स 1965 के मैनुअल में आपको बहुत सारे शेड्यूल्स मिल जाएंगे, जिसमें ऑलरेडी बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट के किस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ होंगे। तो वो शेड्यूल आप रेफ़र करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि इसमें भी बदलाव प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब एक स्पेशल ऑर्डर से वो किसी को पावर डेलीगेट कर सकते हैं कि कौन बी और सी कैटेगरी के ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकता है। नाउ फाइनली वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और कवर करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो CCA रूल्स 1965 का वन अमंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ सस्पेंशन, पार्ट 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे CCA रूल्स 1965 के रूल 10, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है, एंड विच टॉक्स अबाउट सस्पेंशन। तो पहला सवाल यही आता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उन्हें किस ग्राउंड पर सस्पेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 क्लॉजेस है, 3 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड बात करता है कि अगर किसी भी तरीके का डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर शुरू होता है या ऑनगोइंग है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पे, तब उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। यानी किसी ने अगर उन पर इल्ज़ाम लगाया है, अक्यूज़ किया है, या जो पहले से कुछ ऐसा कार्य किया हो उन्होंने जिसके वजह से उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई हो, मान लीजिए CCS कंडक्ट रूल्स का कोई उल्लंघन किया हो, तो इस तरीके का अगर कुछ कार्य अगर उन्होंने किया होगा तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरा क्लॉज क्या है कि जो सस्पेंडिंग अथॉरिटी है, सस्पेंड कर रही है, अगर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कोई ऐसे कार्यों में लिप्त है जो देश के लिए नुकसानदेह है, देश की सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, हार्मनी के लिए नुकसानदेह है, तो अगर उन्हें उनकी ऐसी ओपिनियन हो सकती है तो तब भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को वो सस्पेंड कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि अगर किसी भी तरीके की क्रिमिनल ऑफेंस में अगर कोई केस गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में है, या किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, या ट्रायल चल रहा है, तो इस केस में हम गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। अब रूल 10 सस्पेंशन का जो सब क्लॉज 2 है वो बात करता है डीम्ड सस्पेंशन के बारे में। यानी ऐसे कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसमें उन्हें सस्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो माना ही जाएगा कि जो स्टाफ है वो सस्पेंडेड है। तो यहाँ पर आप क्लॉज देख सकते हैं, क्लॉज ए, कि अगर उन्हें पुलिस कस्टडी में अगर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, चाहे वो क्रिमिनल चार्ज में हो या किसी भी चार्ज में, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, यानी 48 आवर्स से ज़्यादा अगर उन्हें कस्टडी में रखा जाता है तो ये माना जाएगा कि वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सस्पेंडेड है। दूसरा, अगर मान लीजिए कल को उनको सज़ा होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट को सज़ा होती है और उन्हें जेल में जाना होता है, तो अगर वो इम्प्रिजन जो जेल अगर वो जाएंगे और 48 आवर्स से ज़्यादा अगर वो जेल में रहते हैं, ठीक है, तो और अगर उन्हें कंपलसरी रिटायर या टर्मिनेट नहीं किया जाता है तो उस केस में भी माना जाएगा कि वो डीम्ड सस्पेंशन है। और ये 48 आवर्स में वो सारे ब्रेक्स पीरियड भी इन्वॉल्व हो गए। मान लीजिए कि कुछ दिन में वो जेल में रहें, फिर वो बाहर आ रहे हैं, फिर वो जेल में जा रहे हैं, तो ये सारे टाइम को ऐड करके 48 आवर्स माना जाएगा। अब रूल 10 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंडेड है और उन पर मेजर पेनल्टी लग जाती है, जैसे पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट, और उन्होंने कहीं अपील किया रिव्यू करने के लिए, या जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनको लगता है कि इनकी केस को फिर से इंक्वायरी में भेजा जाए, ठीक है,
तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उनके सस्पेंशन हट जाएगी। तो मीन टाइम जब तक कि ये सब डिसीजन लिया जा रहा होगा और जब तक उनको एक रिटन ऑर्डर नहीं मिलता है कि आपके ऊपर लगा हुआ सस्पेंशन हट चुका है, तब तक ये माना जाएगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सस्पेंडेड ही है। फिर क्लॉज 4 में भी इसी तरीके का मिलता जुलता रूल है। इसमें बस ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी कोर्ट के तरफ से ऑर्डर आता है, मतलब जो ग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके ऊपर पेनल्टी लगी थी और वो कोर्ट चला जाता है या किसी भी जगह पर जाता है जहाँ पर लीगल राइट्स वो अवेल कर सकता है, तो वहाँ से अगर आता है, वहाँ से अगर डायरेक्शंस आते हैं कि इनके ऊपर मतलब इनकी जो पेनल्टी उसे हटा दी जाए या फर्दर एक्शन किया जाए, फर्दर इंक्वायरी की जाए, तो उस केस पे भी जो उनके ऊपर लगा हुआ जो सस्पेंशन है वो हटता नहीं है जब तक कि उन्हें एक रिटर्न ऑर्डर ना दिया जाए। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कभी अगर ऐसा लगे कि जो कोर्ट ने सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इनकी पेनल्टी हटाई है या ऑर्डर दिया है इनको कि इनकी पेनल्टी रद्द की जाए, और लगता है कि सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा गया है, तो इस केस में कोई फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सब क्लॉज 5 क्या कहता है कि किसी भी तरीके का सस्पेंशन हो, चाहे वो सस्पेंशन लगाया गया हो या डीम सस्पेंशन हो, ठीक है, वो तब तक फोर्स में रहता है, तब तक वैलिड होता है जब तक कि उसे मॉडिफाई या रिवोक ना किया जाए। ठीक है, जब तक कि उस सस्पेंशन को बाय ऑर्डर हटाया ना जाए या मॉडिफाई ना किया जाए, तब तक माना जाता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंडेड है, चाहे वो नॉर्मल सस्पेंशन हो या डीम सस्पेंशन। ठीक है। फिर सब क्लॉज बी क्या कहता है कि अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो सस्पेंडेड है, चाहे नॉर्मल सस्पेंशन हो या डीम सस्पेंशन हो, किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के कारण अगर वो सस्पेंडेड है और जिस समय वो सस्पेंडेड है उस समय अगर कोई एक नया डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट शुरू हो जाता है, तो जो अथॉरिटी होती है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जो उनको सस्पेंड कर सकती है, वो एक रिटन ऑर्डर के तहत उन्हें तब तक सस्पेंड रख सकती है जब तक कि सारे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। सब क्लॉज सी बताता है कि वो जो सस्पेंशन है उसे मॉडिफाई और रिवोक करेगा कौन। तो जिस अथॉरिटी ने भी सस्पेंड किया होता है उस गवर्नमेंट सर्वेंट को, या तो वो उसे रिवाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो उनके जो सीनियर होंगे जिसको वो सस्पेंडिंग अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिपोर्ट करते हैं, उनके सीनियर भी इसे मॉडिफाई या रिवोक कर सकते हैं। अब सब क्लॉज से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि सस्पेंशन को मॉडिफाई या रिवोक कर सकते हैं, वो ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन या रिवोक का ऑर्डर सस्पेंशन डेट के 90 डेज़ के अंदर दे सकते हैं। यानी आप समझो कि एक सस्पेंशन 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है, तो अगर उसे मॉडिफाई करना है या रिवोक करना है तो उसको आपको सस्पेंशन के 90 डेज़ ख़त्म होने के अंदर ही कर देना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 91 डेज़ होगा तो उनका सस्पेंशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, उसे माना जाएगा कि वो सस्पेंडेड नहीं है। इसीलिए जो भी ऑर्डर देना होता है वो सस्पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, जब से सस्पेंशन सस्पेंड किया गया है उसके 90 डेज़ के अंदर ही वो ऑर्डर देना होता है। अब वो ऑर्डर कैसे देंगे, तो उसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनेगी। सस्पेंशन को मतलब मॉडिफाई या रिवोक करने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनेगी। इस मैटर के लिए वो उस रिव्यू कमेटी के जो भी सजेशंस आएंगे उसको देखते हुए वो क्या करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है। आज इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी है कि अगर रिव्यू करने पर ये लगता है कि उनके सस्पेंशन को एक्सटेंड किया जाना है, तो कोई भी सस्पेंशन एट ए टाइम 180 दिन से ज़्यादा तक एक्सटेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नो सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड मोर देन 180 डेज़ एट अ टाइम। और फिर ये भी ध्यान देना होता है कि अब जब उस समय जो हमने सस्पेंशन एक्सटेंड किया और वो अगर समय ख़त्म होने वाला है, तो उसके भी 90 डेज़ के अंदर अगर कोई भी रिव्यू वगैरह करना है कि ताकि उसको फिर आगे एक्सटेंड करें या मॉडिफाई करें, रिवोक करें, तो वो भी उस एक्सटेंडेड जो सस्पेंशन पीरियड है उसके 90 डेज़ के अंदर करना होगा। यानी कोई भी सस्पेंशन के ऑर्डर्स आपको जो सस्पेंशन के निर्धारित डेट है उसके 90 दिन के अंदर ही करना होता है। सब क्लॉज 7 क्या कहता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी तरीके का सस्पेंशन हो, चाहे नॉर्मल सस्पेंशन हो या डीम सस्पेंशन हो,
वो 90 डेज़ तक ही वैलिड होता है अगर उसे एक्सटेंड ना किया जाए। मतलब अगर वो एक्सटेंड ना हो रहा हो, जो रिव्यू के लिए अगर एक्सटेंशन रिव्यू करने के बाद अगर लगता है कि उसे एक्सटेंड करना है और वो ऑर्डर अगर 90 डेज़ के पहले नहीं पास होता है, तब वो जो सस्पेंशन होता है वो माना जाता है कि वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो 90 डेज़ के आगे वो फिर एक्सटेंड नहीं होता है। प्रोवाइडेड कि अगर डीम्ड सस्पेंशन है तो ऐसा कोई रिव्यू वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब तक वो डिटेंशन में है, जब तक वो कन्विक्ट है, जेल में है, तब तक उनका जो सस्पेंशन है वो भी लागू रहेगा। उसके लिए कोई रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डीम्ड सस्पेंशन पे। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो हमने सब लोग क्लॉज 1 पढ़ा था, उसका जो क्लॉज 8 था, उसमें कहा जाता है अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या शुरू है, उस केस में अगर सस्पेंशन का पीरियड 270 डेज हो जाता है तो उसके और तब भी अगर ट्रैफिक डिसिप्लिनरी करेंगे तब जो उनका सस्पेंशन वो उससे ज़्यादा एक्सटेंड करेगा। दूसरा सब क्लॉज क्या है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट क्लॉज डबल ए और क्लॉज जी के तहत अगर सस्पेंडेड है, यानी वो जो हमने देखा था कि अगर कॉम्प्लेंट क्वालिटी को लगता है कि उनको जो टैक्स है या उसके बाद अगर उनको देखा था कि अगर वो कन्विक्ट हैं क्रिमिनल ऑफेंस में और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल है, उस केस में उनका जो सस्पेंशन 2 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये उस केस में है जहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सस्पेंडेड है और अभी तक उनको कोई चार्जशीट इशू नहीं की गई है। और सब क्लॉज सी क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो डीम्ड सस्पेंडेड है और मान लीजिए वो कस्टडी में थे और उनको रिलीज़ कर दिया गया है, तो जिस डेट से उनको रिलीज़ किया गया है उस डेट के 2 साल के से ज़्यादा वो सस्पेंडेड नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो 2 डेट है जिस दिन वो रिलीज़ किए गए हैं, अगर वो डेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जब पता चल जाए, याद मतलब अगर उनको रिलीज़ पहले कर दिया जाता है और अथॉरिटी को बाद में पता चलता है, तो विचेवर इज़ लेटर, विचेवर इज़ यानी क्योंकि वो रिलीज़ पहले हो गए थे और पर बताया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बाद में, तो जिस समय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताया जाएगा उसी समय के 2 साल तक में वो क्या होंगे, उनका जो मतलब जो सस्पेंशन है वो 2 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। एंड विद दिस वी हैव एंडेड दिस सेशन। हम लोग फिर जब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा CCA रूल्स 1965 का, उसमें हम बात करेंगे पेनल्टीज़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। दिस इज़ पब्लिक सर्वेंट रूल्स बाय सोनू श्रीवास्तव, signing off. Thank you.